Hey guys, what's up? Today we will discuss about NBFCs, that is non-banking financial companies. Okay, so let's start. Non-banking financial companies क्या होती हैं सर? Companies which provide banking services, okay, but without meeting the legal definition of a bank. बैंक जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं बट विदाउट मीटिंग द लीगल डेफिनेशन ऑफ अ बैंक. इट कम्स अंडर कंपनीज एक्ट 1956. बैंक्स किसके अंडर आते हैं? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर. ओके और ये एनबीएफसी किसके अंडर आती हैं? कंपनीज एक्ट 1956. एनबीएफसीज वर्किंग ऑपरेशंस आर रेगुलेटेड बाय द आरबीआई. ये चीज ध्यान रखो सर. डिजायरस ऑफ कमेंसिंग बिजनेस ऑफ एनबीएफसीज इंस्टीट्यूशन as defined under section 41 clause 1 clause A of the RBI Act 1934. अगर आपको कोई भी एनबीएफसी खोलनी है, कोई इंस्टीट्यूशन खोलना है, उसके जो बिजनेस के बारे में किसके अंदर मेंशन है? अंडर सेक्शन 45 क्लोज 1 क्लोज ए ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934. ओके. NBFCs were regulated by the different regulators such as RBI, IRDA, that is Insurance Regulatory and Development Authority of India, SEBI, Security and Exchange Board of India, National Housing Bank, and Department of Company Affairs. Okay. So let's discuss about NBFC regulatory bodies. कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि RBI. RBI regulate those NBFC who deals with lending or accepting deposits, financial leasing or acquisition of share stock etc. Okay. सेबी कौन सी एनबीएफसी देखती है? सेबी रेगुलेट्स दोज एनबीएफसी हु डील विद स्टॉक ब्रोकिंग और मर्चेंट बैंकिंग एटसेट्रा. ओके. IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इज एपेक्स बॉडी ओवरसीइंग इंश्योरेंस रेगुलेटरी. जाहिर सी बात है, कौन सी बिजनेस देखेगी? रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस है ना. उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स. इट रेगुलेट एनबीएफसीज like Nidhi and chit funds companies. Okay. And the last one is National Housing Bank, which is related to housing finance. Okay. It regulate NBFCs related to housing finance companies. Okay. NBFC is regulated by the other regulators exempted from requirement of registration with RBI. वो कह रहा है वो NBFC जो किसी दूसरे रेगुलेटर के पास है, उसको जरूरत नहीं है कि वो आरबीआई के पास रजिस्टर करे अपने आप को. ठीक है. बट दे नीड टू रजिस्टर विद देयर रिस्पेक्टिव रेगुलेटर्स. फॉर एग्जांपल जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, वो किसके पास रजिस्टर होंगी? जाहिर सी बात है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA के पास. इंश्योरेंस कंपनी नीड टू होल्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद IRDA. जैसा कि हम इस स्लाइड में देख सकते हैं, हियर इज अ लिस्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड बाय IRDA. जैसे कि हमारी जानी पहचानी कौन सी है? एक तो बजाज अलायंस होगी, याद होगा आपको, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, है ना, यही होता है ना. ओके. और जैसे बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, आपकी ये LIC, कोटक महिंद्रा, ICICI. ठीक है. ये जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, दे ऑल रजिस्टर अंडर IRDA. ये चीज़ ध्यान रखना. ये सर बाकी फेमस NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इंडिया में. जैसे LIC होगी, श्री राम हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, इंडिया बुल्स, आदित्य बिरला, रिलायंस कैपिटल, PNB हाउसिंग. ओके. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NBFCs एंड बैंक्स? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में और बैंक्स में डिफरेंस क्या है सर? पहला डिफरेंस है दैट NBFC प्रोवाइड banking services, I already told you, to the people without holding the bank license. Okay. और banks क्या है? They are authorized by the government whose aim is to provide banking services to the general public. Okay. इसका है सर अंडर कंपनीज एक्ट 1956. ये रजिस्टर है सर अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. ओके. अच्छा, एक चीज ध्यान रखने वाली है, बैंकिंग सर्विसेज दोनों प्रोवाइड कराते हैं, ये चीज ध्यान रखना. बट NBFC without holding a bank license. Okay. Okay. Next difference is it is not a part of payment and settlement system. मतलब बैंक, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट. पेमेंट देके सेटलमेंट करो, ये NBFC में नहीं होता. इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम. ओके. NBFC नॉट रिक्वायर्ड टू रिजर्व रेशियो फॉर मेंटेनेंस. जैसे बैंकों में होता है ना, मैंडेटरी होते हैं. CRR आपको रखना है, RBI के पास रिजर्व रख के, SLR आपको बैंक को अपने पास ही मेंटेन रखना है. ठीक है. मैंडेटरी होता है. ठीक है.
लेकिन इसमें कोई ज़रूरी नहीं है आपको रिजर्व रखना एनबीएफसीज में, याद रखना। उसके बाद आता है सर नेक्स्ट डिफरेंस, एनबीएफसी नॉट एक्सेप्टेड डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट कौन सा होता है सर? आप कस्टमर हो, ये बैंक है, आप गए बैंक में, आपने पैसे जमा कराए, ठीक है, अपने करंट अकाउंट में या फिर सेविंग अकाउंट में, ठीक है। आप अगले दिन फिर दोबारा चले गए, आपने कहा कि भैया जो मैंने पैसे जमा कराए थे, जो 500 रुपये जमा कराए थे, वो मेरे को आज 500 रुपये वापस निकाल दो। यानी आपने एकदम से क्या की सर? डिमांड। तो इस जो एकदम से डिमांड की, तो वो जो डिपॉजिट है वो क्या कहलाएगा? डिमांड डिपॉजिट। तो एनबीएफसी नॉट एक्सेप्टेड द डिमांड डिपॉजिट, इवन एक्चुअली एनबीएफसी एक्सेप्टेड ओनली टर्म डिपॉजिट, ओके, पर्टिकुलर टर्म के लिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए, ओके। बैंक्स कैन एक्सेप्टेड द डिमांड डिपॉजिट, पता ही होगा आपको। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड टू अप टू 100%। सर यही इसका मेजर फ्लॉ है कि इसमें फॉरेन इन्वेस्टर 100% है इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी बाहर से लोग आके हमारे देश में एनबीएफसी खोल सकते हैं। लेकिन बैंक में सिर्फ 74% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है, सिर्फ 74% अलाउड है, वो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में, याद रखना, ओके। इसमें नेक्स्ट डिफरेंस है, इट डू नॉट क्रिएट एनी क्रेडिट, इट क्रिएट क्रेडिट, ओके। ट्रांजैक्शन सर्विसेज नॉट प्रोवाइडेड बाय एनबीएफसीज। ट्रांजैक्शन सर पता ही होगा, बैंक जैसे बैंक में लेकिन होती है ट्रांजैक्शन सर्विसेज, जैसे कि बैंक में आप ट्रांजैक्शन करने के लिए आप अपने एटीएम कार्ड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप ट्रांजैक्शन करनी है, आरटीजीएस करा सकते हो किसी खाते में, नेट बैंकिंग करा सकते हो सर, नेफ्ट करा सकते हो सर, ओके। तो ये होती है ट्रांजैक्शन सर्विसेज जो एनबीएफसी में नहीं है लेकिन बैंक्स में है, ओके। कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन देमसेल्फ। सर ये चेक इशू नहीं करते एनबीएफसी, ओके, बट इन बैंक्स दे कैन इशू द चेक, चेक बुक मिलती है ना सर आपको। कैन एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट, मैंने पहले ही बताया था, इसमें मिनिमम टेन्योर लेकिन होता है 12 महीने का सर, कम से कम 12 महीने के लिए लॉकडाउन रखना होता है आपको अपना पैसा, 12 महीने के लिए मिनिमम टेन्योर। लेकिन बैंक में क्या होता है, कैन एक्सेप्ट द टर्म डिपॉजिट मिनिमम 7 डेज सर, 7 दिन का, और मैक्सिमम होता है सर 10 साल का। बट टर्म डिपॉजिट वेरी करता है सर बैंक टू बैंक, ये चीज़ ध्यान रखना, ओके। उसके बाद आता है सर नोट करने वाली बात यह है दैट ऑल एनबीएफसीज नॉट अलाउड टू टेक डिपॉजिट, ओनली दोज विच हैव स्पेसिफिक ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई। जिनको आरबीआई ऑथराइज करेगा ना, जिन एनबीएफसी को, सिर्फ वहीं डिपॉजिट ले सकती हैं, ओके, वहीं डिपॉजिट ले सकते हैं, ओके। आर अलाउड टू एक्सेप्ट और होल्ड पब्लिक डिपॉजिट, ओके। अब पढ़ते हैं सर प्रॉब्लम इन एनबीएफसी स्ट्रक्चर। सर प्रॉब्लम क्या है सर? सभी मैंने आपको बताया दैट फॉरेन ओनरशिप ऑफ अप टू 100% इज अलाउड इन एनबीएफसी। एनबीएफसी में सर 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, बाहर से फॉरनर्स आके हमारे देश में एनबीएफसी खोल सकते हैं, ठीक है, यानी फाइनेंस पे जो पैसे देते हैं लोग। सो देर आर अराउंड 12,000 एनबीएफसी एंड मैनी आर फुली ओन्ड बाय फॉरनर्स। फॉर इंस्टेंस जैसे फुलरटन नाम की एक एनबीएफसी है सिंगापुर की, ओके। इसमें इश्यूज क्या है सर? इशू सर ये है, जाहिर सी बात है सर, आप किसी बंदे से ब्याज पे पैसे लेने जा रहे हो, किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पे पैसे लेने जा रहे हो, ये आप हो सर, ये एनबीएफसी है। एनबीएफसी ने कहा ठीक है भाई, ओके, मैं आपको पैसे दे दूंगी, लेकिन आपको मेरे को अपने क्या देने पड़ेंगे? डॉक्यूमेंट। सर बिना जान पहचान के थोड़ी दे देगा कोई पैसा आपको, ठीक है, उसके लिए डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे आपको, आधार कार्ड देना पड़ेगा या कोई भी आपको आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, है ना। तो इसमें वो कह रहे हैं डाटा का इशू है सर। अगर बाहर के फॉरेन कंपनी होगी सर एनबीएफसी, ठीक है, तो उसको आप इंफॉर्मेशन दोगे, इफ एनबीएफसी हैव डोमिनेंट कंट्रोल देन फॉरेन प्रमोटर विल हैव टू एक्सेस द आधार डॉक्यूमेंट विच कैन बिकम अ नेशनल सिक्योरिटी इशू सर। नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन सकता है, ओके। पहला इशू तो डाटा है। दूसरा सर कैपिटल डंपिंग। आप सर बाहर के लोगों के पास अपनी कैपिटल जमा करवाई जा रहे हो, है ना। capital dumping, if capital dumping comes from promoters who are in the habit of losing capital for the first few years and building business। जैसे कि आपने सुना होगा सर, कई एनबीएफसी कैसी होती हैं सर, आप पैसा जमा कराओ, आप आज 100 रुपये जमा कराओ, आपको डबल मिलेंगे 200 रुपये। वो मूवी देखी होगी ना, फिर हेरा फेरी, 21 दिन में पैसा डबल, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इफ कैपिटल डंपिंग इज कमिंग फ्रॉम द प्रोमोटर हु इन द हैबिट ऑफ लूजिंग कैपिटल फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर, मतलब शुरुआत में तो वो कैपिटल हार दें। जैसे मान लो 21 दिन बाद आपको एक बंदे ने 500 रुपये के 1000 रुपये दे दिए, ठीक है, 500 के 1000 रुपये दे दिए, आपका लालच बढ़ गया सर,
आपने कहा कि भैया इस बार क्या करता हूँ, इस बार मैं 10,000 रुपये दे देता हूँ, तो आपके जैसे काफ़ी सारे भाइयों के 10-10 हज़ार रुपये लेके वो भाग गए। वही तो कह रहे हैं ना, हु आर इन द हैबिट ऑफ लूजिंग कैपिटल फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर, पहले कुछ टाइम तो लूज करेंगे कैपिटल, ठीक है, एंड बिल्डिंग बिजनेस ऑन इट, उस पर अपना बिजनेस धंधा जमा लेंगे, एंड लैंडिंग रेकलेसली क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है सर, और फिर चले जाएंगे। सुना होगा सर, कई सारे स्कैम्स हुए हैं इसके ऊपर। तो उसके बाद पढ़ते हैं सर, जैसे कि अभी काफ़ी सारे चाइनीज़ इन्वेस्टर हैं सर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में, ठीक है ना, जो कि दे माइट टेक आउट द डाटा ऑफ इंडियन बोरोवर्स, ओके। तो जैसे कि पता होगा आपको, वाइल द आरबीआई हैज स्ट्रिक्ट विद फॉरेन ओनरशिप ऑफ इंडियन बैंक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि 74% प्राइवेट सेक्टर बैंक में ही है, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक में है सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन अ लूप होल इन एनबीएफसीज ओनरशिप विच आर कंपीटिंग एंड ईटिंग इनटू मार्केट शेयर ऑफ बैंक्स पॉजेज अ थ्रेट, जो कि क्या कर रही है, एक तो compete कर रही है और मार्केट शेयर भी ले रही है बैंक का, मतलब लोग बैंक में जाने के बजाय किसके पास जा रहे हैं, एनबीएफसीज के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो ये लूप होल है, दैट पोजेज अ थ्रेट, स्पेशली आपने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हुई है 100%, वो है सर मेजर लूप होल, जिसकी वजह से एक तो डाटा का नुकसान हो रहा है सर, जिसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी इशू का मुद्दा बन जा रही है, और दूसरा सर कैपिटल डंपिंग, ओके। So that's end up for the today's lecture. Please like, review, share and subscribe. Thank you so much.